बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं और आपको बता दें कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के कोने कोने में लोकसभा इलेक्शंस के हवाले से तमाम सियासी जमातें इस वक्त तैयारियां कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा बयान जो है वो सज्जाद गनी लोन की जानिब से आया और आपको बता दें कि सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि कश्मीर में जालिम कौन है और मजलूम कौन है। उन्होंने सीधे तौर पर इशारा दिया है कि ये लोगों को डिसाइड करना है कि गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में 30 साल में जुल्म किसने किया है और मजलूम कौन है, जेल कौन गया है, पीएसए किस पे लगा है। और माएं बहनें जो इस वक्त अपने बच्चों को लेकर परेशान है, हर एक एरिया में एक अलग अलग ग्रेवयार्ड बनाया गया है, कब्रिस्तान बनाया गया है उन लोगों के लिए जिन पर जुल्म किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अटैक करते हुए कहा है कि ये वाइट कॉलर किलर्स हैं, ये वाइट कॉलर जो है मर्डरर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं। बड़ा बयान दिया सज्जाद गनी लोन ने और उन्होंने ये भी कहा कि जिनके पास इस वक्त सिक्योरिटी है वो दूसरों को इस वक्त टारगेट कर रहे हैं जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है। उन्हें अपनी पार्टी की तरफ इशारा दिया कि उनके नहते वर्कर्स जो हैं वो दिन रात काम करते हैं। बड़ा बयान सज्जाद गनी लोन की जानिब से आया क्योंकि सज्जाद गनी लोन इस वक्त नॉर्थ कश्मीर से लोकसभा इलेक्शंस की तैयारियां कर रहे हैं और जोरों पर तैयारियां कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन अदनान अशरफ मीर। अदनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू शाहिद साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। थैंक यू वेरी मच। First of all, Adnan, congratulations to you that you have announced your candidature and you people have announced Sajjad Ghani Loan as your candidate from North Kashmir. So, Adnan, how would you react first? Shahid, sorry, I think there is a malfunction in the electricity. Please, Just please, give me please, a please moment. go ahead, Just go give me a ahead, go moment. ahead. Just give go me a ahead. तो moment. नाज़रीन, Let me आपको sort बता it दें out. अदनान अशरफ मीर साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा बयान जो बड़ा ट्वीट जो है सज्जाद गनी लोन की जानिब से आया है। सज्जाद गनी लोन ने अपने ट्वीट में कहा है कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब के पास है और उमर अब्दुल्ला साहब दूसरों को खतरे में डालते हैं ये कहकर कि ये ए टीम है, बी टीम है और सी टीम है। उन्होंने सीधे तौर पर इशारा दिया कि उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा सरकार चलाने वाली जमात जो है जम्मू कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम बाज़ाब्ता तौर पर कैलकुलेट करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हुक्मरानी उनके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट सवाल उठाया कि किसने लाया, पैलेट्स किसने लाए। सज्जाद गनी लोन ने बहुत सारे इशारे देते हुए कहा कि वो अब खतरे में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लोगों का इस वक्त गम और गुस्सा है। तो अदनान अशरफ मीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि अदनान अशरफ मीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में और हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ राबता करने की। लेकिन उससे पहले मैं आपको सीधे लिए चलता हूं। सबसे पहले आपको बताने कि सज्जाद गनी लोन का जो ट्वीट है उन्होंने जो कहा आज अपने ट्वीट के दौरान, उसके रिएक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा है। उन्होंने सज्जाद गनी लोन साहब को इल्जाम लगाया कि वो अलबर्ग के साथ वाबस्ता रहे हैं, क्योंकि इल्जामात और जवाबी इल्जामात इस वक्त दोनों तरफ से जारी हैं। क्योंकि अब देखना यह होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने किस कैंडिडेट को सज्जाद गनी लोन के मध्य मुकाबल उतारती है नॉर्थ कश्मीर से। अदनान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी। देखें, आपने सही कहा है कि अगर आप सज्जाद साहब की ट्वीट्स पे एक नजर डालते हैं, लास्ट 2 ट्वीट्स उन्होंने पिछले 2 दिन में किए हैं। नहीं, सबसे पहले अदनान आपको मुबारक, आपने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है, क्योंकि अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान नहीं किया है जो आपके मध्य मुकाबले है। देखिए, हमारे लिए हम कॉन्फिडेंट हैं। सज्जाद साहब चाहते थे, पार्टी के वर्कर्स चाहते थे, लोग चाहते थे
नॉर्थ कश्मीर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी जो भी हमारे डिस्कशंस हुए पार्टी बेसिस पे, चाहे वो हमारे वर्कर्स के साथ हो, चाहे वो आम लोगों के साथ हो, तो सबकी ये एक चाहत थी, ख्वाहिश थी कि सजाद गनी लोन साहब हमारी इस पार्लियामेंट्री सीट को रिप्रेजेंट करें, पार्लियामेंट में जाएं। अगर आपने देखा होगा पिछले 30, 40, 50 साल में यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई 8-10 मेंबर पार्लियामेंट गए हैं और एक भी ऐसा बयान नहीं है, एक भी ऐसी कारगरी नहीं है, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। पार्लियामेंट बेसिकली वहां पे दो रीजंस पे पार्लियामेंट भेजते हैं, एक तो वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा एक डेवलपमेंटल तरक्की प्रॉस्पेरिटी अपने लोगों के लिए लाते हैं, अपने इलाके के लिए लाते हैं। तो अगर हम दोनों इन चीजों पे पिछले 8-10 एमपी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भेजे हैं उनको इवेलुएट करें, ना तो कभी उन्होंने बात करी है कश्मीरियों की पेन की, कश्मीरियों की एस्पिरेशंस की, और ना ही वो उनकी कोई ऐसी डेवलपमेंटल उनकी परफॉर्मेंस रही है कि उन्होंने इलाके में प्रोजेक्ट्स लाए हो, उन्होंने काम करे हो। तो हमारे ये अदनान अशरफ साहब, आप समझते हैं कि अकबर लोन साहब नॉर्थ कश्मीर में फेल हो चुके हैं एज एमपी? देखिए, वो तो अब इलेक्शंस आने वाले हैं, 20 तारीख को लोग वोट करेंगे और लोग उसका जवाब 20 तारीख को देंगे। मेरे लिए ये कहना कि वो फेल हो चुके हैं, मैं तो कहूंगा ऑफ कोर्स अगर आप देखें कुपवारा में देखें, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में देखें, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में जो कि उनका अपना डिस्ट्रिक्ट है, तो मुझे नहीं लगता है 2019 के बाद जब वो पार्लियामेंट मेंबर जब उनको चुना गया था हमारे लोगों ने, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी इलाके में गए हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया है जहां पे लोग बोलें कि नहीं, हमने हमारी एक जो चॉइस थी वो राइट थी। या अगर आप पार्लियामेंट में उनकी अटेंडेंस देखें, आप छोड़ दें बयान वहां पे या स्टेटमेंट्स या कश्मीरियों की बात करना, तो उनकी तो अटेंडेंस भी आई थिंक वो 8% की 7% उनकी अटेंडेंस रही है। अब जो डेमोक्रेटिक एक सिस्टम होता है उसमें लोग सबसे बड़े जज होते हैं, तो इस चीज का वो जवाब इंशाल्लाह 20 मई को देंगे। तो अदनान अशरफ साहब, लेट मी कम टू द पॉइंट नाउ. Let me come to the point. You have problem with your light. I understand that there is some technical glitch there with Adnan साहब. अदनान साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है। आप जी कंटिन्यू करें, आई थिंक जी जनरेटर ऑफ किया है जी तो जी 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 वापस जी से जी. ऑन सबसे करेंगे। पहला सवाल मेरा अदनान साहब आपसे ये रहेगा कि सजाद गनी लोन ने बहुत ही बड़े ट्वीट्स किए हैं और उन ट्वीट्स को बड़े सीरियसली लोग इस वक्त नोटिस कर रहे हैं कि उन्होंने लिखा है ये जो जमात है, सीधे तौर पर नाम लिया है उमर अब्दुल्ला साहब का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कि ये व्हाइट कॉलर लोग हैं, व्हाइट कॉलर होके इन्होंने लोगों के साथ जुल्म किया है, पीएसए लगाया है, पैलेट्स लगाए हैं, लोगों को माओ बहनों को विडो कर दिया है. तो इस बयान के हवाले से थोड़ा सा हमें समझा दीजिए, लोगों को समझा दीजिए. देखिए, मैं आपको बोलता हूँ शाहिद इमरान साहब, आप अगर पिछले 4, 5, 6 1947 के बाद की हिस्ट्री देख लें, पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर आप जम्मू कश्मीर की देखते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने आप में उन्होंने ये मान चुके थे कि शायद महाराजा के बाद नेक्स्ट एयर्स वो हैं, जम्मू कश्मीर पे राज करने का सिर्फ उनका हक है, सिर्फ एक फैमिली 1.2 मिलियन पीपल पे राज करेगी और किसी का हक नहीं है। और जो कि पूरे देश में, पूरी कंट्री में एक डेमोक्रेसी का निजाम था, लेकिन शायद उनको ये लगता था कि जम्मू कश्मीर उनकी जागीर है। तो क्या हुआ है स्पेशली पिछले 4 डेकेड्स में, जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, उनका एक पॉलिटिकल ओपोनेंट, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपोनेंट आया है मैदान में, तो उन्होंने हमेशा, चाहे आप शेख अब्दुल्ला साहब से उमर अब्दुल्ला साहब तक देख लें, तो हमेशा उनकी ये आदत रही है, एक हिस्ट्री रही है कि वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को हमेशा ब्रांड लेबल किया करते थे। चाहे ये एजेंसी के लोग हैं, ये दिल्ली के लोग हैं, तब तो कांग्रेस हुआ करती थी, बीजेपी तो थी नहीं, तब पहले क्या बोला जाता था, ये कांग्रेस के गंदी नाली के कीड़े हैं। उसके बाद बोला जाता था ये एजेंसी के लोग हैं, फिर हुर्रियत आई, बोला कि ये एजेंसी की क्रिएशन है, फिर मिलिटेंसी हुई, बोला ये एजेंसी की क्रिएशन है, फिर पीडीपी आई, बोला कि ये आर्मी की क्रिएशन है और बीजेपी की क्रिएशन है। तो एक कंसिस्टेंट उनका एक स्टैंड रहा है कि जो भी यहाँ पे उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, जिन्होंने भी उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने की हिम्मत करी है, उनको हमेशा उन्होंने लेबल किया है कि या तो ये दिल्ली के लोग हैं, या तो ये एजेंट्स हैं, या तो ये कहीं और से आए हैं। अब देखें क्या हुआ है पिछले 30 साल में। दो कश्मीर के दो तबके हैं, एक वो है जिन पे जुल्म हुआ है,
जिन्होंने मार खाई है, जो जेल गए हैं, जिन्होंने टॉर्चर सहा है, जिन पे पीएसए लगा है, जो कब्रों में है। और एक दूसरा तबका है जिन्होंने हुक्मरानी की है, जो यहाँ के हुक्मरान रहे हैं, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या बाकी कैबिनेट की मिनिस्ट्रियां संभाली है, जिन्होंने पिछले 30-40 साल में लगातार हुकूमत करते आ रहे हैं, चाहे एक कांग्रेस, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ हो दिल्ली में, या कांग्रेस की गवर्नमेंट के साथ हो, या किसी और गवर्नमेंट के साथ हो। तो क्या हुआ है शाहिद इमरान साहब, ये आपके व्यूअर्स को भी समझना चाहिए कि इन्होंने पिछले 30-40 साल में अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, जो यहाँ पे टॉर्चर्स हुए हैं, रेप्स हुए हैं, पीएसएस लगे हैं, हजारों में लोग मरे हैं, ये हमें पूछना चाहिए, हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा इक्तदार में रहे हैं। क्या वो मार खाने वालों में से थे या मार देने वालों में से थे? क्या वो जेल जाने वालों में से थे या जेल भरने वालों में से थे? क्या वो गोली मारने वालों में से थे या गोली खाने वालों में से थे? क्या वो कब्रों में है आज, या वो इक्तदार की गलाजत में अभी लथपथ है? ये एक डिस्टिंक्शन है, क्लियर डिस्टिंक्शन है कि जम्मू कश्मीर में जो रूलिंग एलीट थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, मेनली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने यहाँ पे जुल्म किया है, उन्होंने यहाँ पे लोगों को जेल भरा है, उन्होंने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को लेबल किया है, उन्होंने, जो आम लोग है, अगर आप किसी भी बस्ती में जाए, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, श्रीनगर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, हर एक गांव में एक कब्रिस्तान आबाद है। क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलें कि वो किस किस हुकूमत ने वो कब्रिस्तान आबाद किए हैं? 96 से 2002 तक आप देख लें, फारूक साहब की गवर्नमेंट थी, कितने पीएसए लगे हैं? 3-3.5 हजार से ज्यादा पीएसए लगे हैं। कितने लोग जेलों में गए हैं? 10-12 हजार लोगों से ज्यादा जेल में गए हैं। कितने लोग मरे हैं? इनोसेंट कश्मीरीज, नॉट कॉम्बैटेंट्स, नॉन कॉम्बैटेंट इनोसेंट कश्मीरीज, कितने लोग मरे हैं? 5-6 हजार से ज्यादा लोग मरे हैं। आप 2008 से 2014 की हुकूमत देख लें, आपको 2010 के वो जो इवेंट्स है, वो अभी भी हॉरिफिक, हॉरिफाइंग इवेंट्स हैं, जहां पे उमर अब्दुल्ला ने, he was the youngest CM in the history of Jammu and Kashmir, और कैसे टीनेजर्स को, 16, 17, 18 साल के लड़कों को उन्होंने मौत के, श्रीनगर के सड़कों पे, शहर की सड़कों पे मौत के घाट उतार दिया। आप 2008 से 2014 तक देख लें, कितने पीएसए लगे हैं? 2,500 से ज्यादा पीएसए लगे हैं। कितने लोग जेलों में गए हैं? 5-6 हजार लोगों से ज्यादा जेलों में गए हैं। 1,000, कोई 800-900 बंदा से ज्यादा मरा है, जिसमें 100-200 तो टीनेजर्स थे। तो ये जो आज हाई मॉरल ग्राउंड लेने की बात करते हैं, ये जो आज सरमोनाइज करते हैं कश्मीरियों को, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, ये जो लेबलिंग करते हैं, एक बारी जरा हम देख लेना एज कश्मीरी, चाहे आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस को वोट ना करें, लेकिन आप एज ए कश्मीरी नेशनलिस्ट, आप जरा एक बारी अपने आप से पूछे ना, अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से ये सवाल पूछे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जालिमों में से थी या जुल्म खाने वालों में से थी? क्या वो विक्टिम्स थे या विक्टर्स थे? और हमें इस बात में, हमें कोई डर नहीं है ये बात बोलने में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरियों का कातिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरियों को जेलों में भरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितना जुल्म कश्मीरियों पे किया है, शायद ही किसी और जमात ने, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उतना जुल्म तो किसी ने कश्मीरियों पे नहीं किया है। और अब ये सरमोनाइज कर रहे हैं, ये लेबल कर रहे हैं कि ये जी एजेंट है, ये जी ए टीम है, ये जी बी टीम है, ये जी एंटी कश्मीरी है। अरे ये तो पिछले 70 साल से, पिछले 40 साल से इनकी एक रीत रही है, इनकी एक हिस्ट्री रही है। जब भी इन पे कोई उंगली उठाए, जब भी इन पे कोई सवाल पूछे, इनको अकाउंटेबल ठहराने की एक कोशिश करे, तो ये वहां पे क्या करते हैं? बेसिकली देखें, कश्मीर में 2 टाइप के लोग हैं, 2 टाइप के किलर्स है, एक एक्टिव किलर्स है, एक पैसिव किलर्स है। ठीक है, एक्टिव किलर्स गनमैन होते हैं, मिलिटेंट्स, टेररिस्ट्स, वो बंदूक उठाते हैं, हिट करते हैं लोगों, हिटमैन वो होते हैं। लेकिन जो पैसिव किलर्स है वो ज्यादा डेंजरस है। वो क्या करते हैं? एक जस्टिफिकेशन तैयार करते हैं, एक नैरेटिव तैयार करते हैं, एक डिस्कोर्स सेट करते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 30-40 सालों में करता आ रहा है। जब जमात इस्लामी उठी 1977 की ये बात करते हैं, 1978 में शेख अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट ने जमात इस्लामी के वर्कर्स के, उनके कारकुन, उनके तो घर जलाए गए, उनको तो एंटी नेशनल कहा गया, उनको तो आईएसआई एजेंट्स, पाकिस्तानी एजेंट्स कहा गया। फिर जब हुर्रियत आई, सेम, उनको दिल्ली के एजेंट्स कहा गया। जब मिलिटेंसी उठी, बोला ये आईबी ने उठाई। फिर जब पीडीपी आई, बोला ये आईबी ने की क्रिएशन है, बीजेपी की क्रिएशन है। और उसी प्रकार से जो भी उनके खिलाफ पॉलिटिकल मैदान में आता है, उनको वो लेबल करते हैं। अब क्या है, देखें शाहिद इमरान, क्या होता है कि कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। ये बाप बेटे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इनको समझ
इतनी समझ तो इन सब में है कि यहाँ पे एक डिस्कोर्स क्रिएट करने से, एक नैरेटिव क्रिएट करने से क्या होता है, इवेंचुअली इट एंड्स अप इन एन असैसिनेशन, जो यहाँ पे पिछले 30 सालों में अदनान हमने देखी अदनान है। अदनान अदनान अशरफ साहब, माय क्वेश्चन इज, आपके सज्जाद गनी लोन साहब ने लिखा है कि वी वोंट बी स्कैर्ड, वी हैव सीन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, कोर्स, we have been the cruelest victims when your party was in power. So अदनान अशरफ साहब, आपको क्यों ये डराते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता है। देखिए 1978 में हमारी पार्टी की फाउंडेशन हुई थी। जी 1987 के इलेक्शंस, जो 1983 में पहले रिगिंग हुई, फिर एक 1987 के इलेक्शंस में रिगिंग हुई, द नेशनल कॉन्फ्रेंस इज solely responsible for chasing parties like the People's Conference and others out of mainstream. तो रिगिंग करके क्या हो जाता अगर 5-6 सीटें कोई और ले जाता? रिगिंग करके जब यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे रिगिंग हुई 1987 में, उसके बाद लोगों का एतबार, लोगों का कॉन्फिडेंस, उनका फेथ इस डेमोक्रेटिक सेटअप से, इलेक्शन से उठ गया। रिजल्ट क्या हुआ? जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, मोहम्मद यूसुफ शाह, यासीन मलिक, उनके जैसे सैकड़ों हजारों नौजवान इलेक्शन लड़ रहे थे। नतीजा ये हुआ, उनको इतना पुश टू द वॉल किया, उनको इतना परसिक्यूट किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथों, उनकी फैमिलीज को, उनकी माओ बहनों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, उनकी उनकी उनके घर में अदनान सुने, अदनान आप मुझे कंप्लीट करने दें, आप मुझे जी प्लीज जी कंप्लीट करने दें। जी उसके जी बाद 1987 के बाद 2014 तक हमारे वर्करों ने जेलें खाई है, पीएसए खाई है, मारदाड़ हुई है, टॉर्चर सहा है। हमारे लीडर सजाद साहब ने, वर्करों की क्या मैं बात करूं, हमारे लीडर सजाद साहब ने जेल खाई है, टॉर्चर उन पे किया गया है। तो हमने तो इनका मुकाबला 78 से करना स्टार्ट किया था, जब यहाँ पे शेख अब्दुल्ला के खिलाफ कोई भी बंदा ये जुर्रत नहीं करता था कि उनके खिलाफ सियासी आवाज, उनकी अपोजिशन की जाए। तब हमारे कायद शहीद अब्दुल गनी लोन साहब उनके खिलाफ निकले थे, और उसी शेर की औलाद हमारे कायद सजाद लोन साहब हैं। तो हम डरने वालों में से नहीं है, हमने इनका जुल्म देखा है, हमने इनकी मार, इनकी जेल, इनकी इनकी गोली सब सही है। हम डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप देखिए, एक दो लीडर को छोड़ के, हमारे टॉप एक दो लीडर को छोड़ते किसी के पास सिक्योरिटी नहीं है, एक एक बंदा नहीं दिया है। हमारी, मुझे लगता है अगर हम टोटल असेसमेंट करें अपनी पार्टी की, मुझे नहीं लगता है 30-40 बंदा से ज्यादा या 20-25 बंदे से ज्यादा हमारे पास कोई सिक्योरिटी हो। सिक्योरिटी ये सब लेके बैठे हैं, Z+ सिक्योरिटी लेके बैठे हैं। इनके कैवलकेड में देखता हूँ, एम्बुलेंस भी चल रही होती है, 10-15 गाड़ियां भी चल रही होती है, 5-6 सिक्योरिटी की गाड़ियां भी चल रही होती है। ये जो ये डिस्कोर्स तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ये शायद लगता है कि हम डर जाएं, हम इनकी बातों से डर जाएं और हम चुपचाप करके बैठ जाएं और इनका मुकाबला ना करें। मैं उनको आपके प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स हैं, अब्दुल्ला फैमिली को मैं ये बताना चाहता हूं कि हम डरने वालों में से नहीं है। हमने जेलें, आपकी मार, आपका जुल्म सहा है ऑलरेडी, और हम आगे आपका मुकाबला करना चाहते हैं, आपका मुकाबला करेंगे, डट के आपका मुकाबला करेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन आपकी अदनान बातों से, साहब, आपके इन एलिगेशन से हम डरने वाले नहीं है। अदनान साहब, गॉड ब्लेस यू, सो मच कॉन्फिडेंस। बट टेल मी वन थिंग अदनान साहब, आपने कहा कि जो सैयद सलाउद्दीन है और यासीन मलिक का आपने नाम लिया, और आपने गिलानी साहब और बाकी जो लीडरान है मरहूम, आपने कहा कि वो विक्टिम्स हैं। आपने सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इशारा दिया। अगर कि ये नहीं हुआ होता 87, या रिगिंग नहीं होती, या उनको लेबल नहीं किया गया होता, तो शायद इस वक्त हालात कदर मुख्तलिफ होते आपके मुताबिक। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 1947 से एक पॉलिटिकल सेंटिमेंट कश्मीर में था, इसमें देयर इज नो डिनाइंग दैट। लेकिन एक पीसफुल पॉपुलेशन थी, कश्मीरियों ने कभी डंडा भी नहीं उठाया था, कश्मीरी आपस में लड़ाई भी नहीं करते थे। एक पीसफुल पॉपुलेशन को 87 के बाद क्यों मजबूर होना पड़ा बंदूक उठाने के लिए? अगर वही मोहम्मद यूसुफ शाह, वही यासीन मलिक 87 में इलेक्शन लड़ रहे थे, एक इलेक्टोरल प्रोसेस का एक पार्ट थे, तो क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में ऐसी क्या तब्दीली आई कि वो इंतहा पसंदी में चले गए? हालांकि हम कंडोन नहीं करते हैं, जो भी उनके जो उन्होंने रास्ता इख्तियार किया, हम उसको कंडोन बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि सर्कमस्टांसेस क्या थी, सर्कमस्टांसेस क्या क्रिएट करी गई और किसने क्रिएट करी गई। कि वो तो सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने रिगिंग की, ये तो हम नहीं बोलते हैं। आप इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स की
के रिपोर्ट्स पढ़ें, आप इंडिपेंडेंट मीडिया के रिपोर्ट्स पढ़ें, 1987 इलेक्शन जिनने कवर किया है, आप नेशनल मीडिया को देखें, आप कोई भी जो ऑब्जर्वर उस इलेक्शन में जिन्होंने वो इलेक्शन कवर किया, आपको 100% लोग ये बोलेंगे कि वो मैसिवली रिग थे, प्री पोल इलेक्शन के दिन रिग हुए गए और उसके बाद प्रोसिक्यूट किया गया उन लोगों को जिन्होंने उन इलेक्शंस में हिस्सा लिया था। आप अगर देखते हैं, उमर अब्दुल्ला ने एक मुझे लगता है 2-3 महीने पहले वो राजदीप सरदेसाई के साथ एक इंटरव्यू कर रहे थे, तो उनको ये क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल 370, I think the notion was created that Article 370 was the root cause of violence in Kashmir. तो उमर अब्दुल्ला साहब के अपने जवाब में बोला कि अगर 370 वायलेंस का रीजन होता तो 47 से रीजन हुई वायलेंस हुई होती, वायलेंस 87 से हुई, तो उनके बोलने का भी यही मतलब था कि इलेक्शन जब रिग हुए उसके बाद वायलेंस हुई। देखिए गिलानी साहब भी तो एक इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा थे, मोहम्मद यासीन मलिक एंड मोहम्मद यूसुफ शाह वो भी इलेक्टोरल प्रोसेस के एक पार्ट थे। तो अगर उनको भगाया नहीं गया होता, अगर उनके साथ चोरी नहीं करी गई होती, अगर उनका विश्वासघात नहीं किया गया होता, उनको अगर इस इलेक्टोरल प्रोसेस से फेस नहीं उठा होता, तो शायद वो रास्ता इख्तियार नहीं करते जो उन्होंने किया। शायद जो कश्मीर में हजारों 1 लाख लोग मरा है, 1 लाख कब्रिस्तान आबाद है, शायद वो ना हुआ होता। शायद जो हमारे बच्चों ने, हमने, आपने, मैंने, सबने वायलेंस 90s में देखा, एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हमारी चाइल्डहुड से अभी तक है, और 87 का भी क्लोजर नहीं हुआ, अभी भी लोग मर रहे हैं, अभी भी उसी वायलेंस का लोग शिकार हो रहे हैं। शायद ये नहीं हुआ होता, शायद हमारी हिस्ट्री कुछ और होती, शायद हम प्रॉस्पेरस लोग होते, शायद यहाँ पे डेवलपमेंट हुई होती, शायद यहाँ की पॉलिटिक्स इतनी विंडिक्टिव नहीं हुई होती। देखिए वाटरशेड मोमेंट था 1987 का इलेक्शन, इसलिए हम अगर कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री को पे नजरसानी करते हैं तो हम उसमें से 1987 को इरेज नहीं कर सकते हैं। 1987 वाटरशेड मोमेंट था, उसकी वजह से यहाँ के लोग मरे, उसकी वजह से यहाँ के लोग जेल गए, उसकी वजह से जो 2019 में बीजेपी की गवर्नमेंट ने एक ब्रूट तरीके से 370 को एब्रोगेट किया। शायद वो भी ना हुआ होता अगर 87 में वायलेंस नहीं हुई होती स्टार्ट, और अभी तक ये हमारा जो वायलेंट एक फेज रहा है पिछले 4 डेकेड्स का, वो शायद ना होता। तो अदनान साहब ये भी बता दीजिए कि आपके सरबराह जो सजाद गनी लोन साहब है, उन्होंने ट्वीट किया है कि जालिम और मजलूम की कहानी। आप अपने आप को समझते हैं कि आप मजलूम हैं, आप पे जुल्म किया गया है? अगर आपको मौका मिलता है कल पार्लियामेंट में जाने का या स्टेट असेंबली में अपनी हिस्सेदारी अदा करने का, तो ये जालिम के खिलाफ क्या होगा और मजलूम को इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए सबसे पहली बात, ये सजाद साहब हम अपने हर तकरीर में बोलते हैं, और उन्होंने वो एक ही चीज पे वोट मांगते हैं कि जब वो पार्लियामेंट इंशाल्लाह पहुंचेंगे तो कश्मीरी का पेन, कश्मीरी का दर्द, कश्मीरी की रियल एस्पिरेशन जो है, जो विक्टिमाइज्ड कश्मीरी है, रूलिंग एलीट वाला कश्मीरी नहीं, जो 5-10 खानदान यहाँ पे एलीट खानदान है, उनके लिए बात नहीं होगी। बात उन पे होगी जिन्होंने 87 से अभी तक मार खाई है, जेल खाई है, PSA खाया है, टॉर्चर खाया है, जुल्म सहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथों। सजाद साहब पार्लियामेंट में वो बात करेंगे जो कभी किसी पार्लियामेंटेरियन, हम कोई कॉन्फ्रेंटेशन नहीं करना चाहते हैं दिल्ली के साथ, लेकिन जो कश्मीरी मजलूम है, जो कश्मीरी विक्टिम है, उनकी भी तो बात पार्लियामेंट में होना। हिंदुस्तान के अवाम को, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को भी ये पता चले कि यहाँ की जो रूलिंग पार्टीज थी, जो कांग्रेस के साथ सेंटर में मिलके यहाँ पे रूलिंग एलीट्स थे, उन्होंने कश्मीर में किया क्या है। उनके लास्ट 4 डेकेड्स अगर आप देख लें तो उन्होंने, आप कितने भी उनके पार्लियामेंट के स्पीचेस उठा के देख लें, तो कब उन्होंने कश्मीर का जो रियल पेन है, रियल दर्द है, रियल कश्मीरी की एक एस्पिरेशन है, उन्होंने वो कब उठाया? सिर्फ उन्होंने वहां पे अपनी पेटी पॉलिटिक्स पे वहां पे स्पीचेस करी है। वो सिर्फ ये बोलना चाहते हैं, वो जब वहां जाते हैं तो सिर्फ ये बोलते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारी गाड़ी टारमैक पे नहीं जाती है, हमारे साथ ये नहीं हुआ जा रहा है, हमें फैसिलिटेशन नहीं की जा रही है। तो सिर्फ अपने खानदान के लिए, अपनी पार्टी के लिए वो वहां पे बात करते हैं। अभी तक कोई पार्लियामेंटेरियन ऐसा नहीं गया जिन्होंने एक आम मजलूम कश्मीरी की बात करी है। और जब हम इंशाल्लाह पार्लियामेंट पहुंचेंगे तो मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पे ये बात कह रहा हूं कि इंशाल्लाह जो भी लोग सजाद गनी लोन साहब को वोट करेंगे या नहीं भी करेंगे, वो उनको फख्र होगा कि हमारे कश्मीर से एक शेर का बच्चा, जो कश्मीरी, जिसने खुद जुल्म सहा है, जिसने खुद अपने
वालिद साहब की डेड बॉडी घर पे देखी है, जिसने खुद स्ट्रगल किया है। वो कोई स्पून फेड पॉलिटिशियन नहीं है, कोई उनकी कोरोनेशन नहीं हुई है प्रिंस चार्ल्स की तरह कि वालिद साहब ने उठा के चीफ मिनिस्टर कुर्सी पे बिठा दिया। उन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रगल किया है। 2002 में उनकी वालिद साहब की शहादत हुई, 2004 से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट की। एक इलेक्शन लड़ा, जमानत जब्त हुई, दूसरा इलेक्शन लड़ा, जमानत जब्त हुई। 2014 के असेंबली इलेक्शंस में 2 सीटें हमें मिली वहां पे, कुपवारा और हंदवारा की। अब इंशाल्लाह पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनकी एक अपनी स्ट्रगल है। उनको पता है जब जेल जाते हैं, जब थप्पड़ पड़ता है, जब मार खाता है कश्मीरी, तो क्या महसूस होता है। उनको पता है कि जब इंटरोगेशन होता है, जब टॉर्चर होता है, तो कैसे महसूस करता है। उनको उस माँ का दर्द पता है जिनने अपने बच्चों को खोया है, उस बाप का दर्द पता है जिनने अपने बच्चों को खोया है, उस भाई बहन का दर्द पता है, उस घर का माहौल क्या होता है जो डेड बॉडीज, जिनके घर डेड बॉडी आती है, जिनका बच्चा जेल जाता है, जिनके बच्चे पे टॉर्चर होता है, जिनके बच्चे पे परसिक्यूशन होता है। तो वो एक कश्मीरी हैं, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, जैसे करना में बैठा हुआ, काजीगुंड में बैठा हुआ, श्रीनगर में बैठा हुआ, बडगाम में बैठा हुआ एक मजलूम कश्मीरी है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट के पिछले 4 दहाई में जो नेशनल गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट्स का एक शिकार रहा है। उनको उनका दर्द पता है, उनको ये एहसास है कि दर्द क्या होता है, पेन क्या होती है, मार क्या होती है। तो जब वो इंशाल्लाह पार्लियामेंट में जाएंगे तो सब कश्मीरियों का, चाहे वो वोट उनके लिए करें या ना करें, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म में आज आपको बता रहा हूं कि सब कश्मीरियों का वो को सर ऊंचा करेंगे। उनको फख्र होगा कि हमारे यहाँ से एक पार्लियामेंटेरियन ऐसा गया है जो सच्ची बात करने से डरता नहीं है। हम दिल्ली से कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते हैं, हम वहाँ की गवर्नमेंट से कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम शुगर कोड भी नहीं करना चाहते हैं कि यहाँ की पेन को हम छुपाना भी नहीं चाहते हैं। यहाँ पे जो दर्द, जो एक ह्यूमिलिएशन पिछले 4 डेकेड्स की है, जो डिसएम्पावरमेंट पिछले 4 डेकेड्स की है, हम उसको छुपाना भी नहीं चाहेंगे। हम we will call a spade a spade. That is our promise, that is the promise of our president Sajjad Ghani Lone अदनान अशरफ साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक इल्जाम भी लगाया आप पे कि सज्जाद गनी लोन साहब अलबर्ग के मिलिटेंट, ये उनकी स्पोक्स पर्सन ने कहा है, तो इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे आप? देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये डिसाइड करें, खुद से डिसाइड करें। पिछले भी कुछ 6-7 महीने पहले उन्होंने ऐसे बयान दिए थे कि सजाद लोन मिलिटेंट है। आज भी उनकी स्पोक्स पर्सन ने ये स्टेटमेंट दिया कि वो अलबरक से है। पहले तो मैं इसको क्लैरिफाई करूं कि सजाद लोन साहब 90s में तो कश्मीर में थे नहीं। 2002 में जब उनकी वालिद की शहादत हुई, उसके बाद सियासत में आए। तो अलबरक या बाकी भी कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या वायलेंस से कभी उनका तो कोई दूर दूर का लेना देना नहीं है। वो वाहिद ऐसे, आप उनके 2002 के स्टेटमेंट उठा के देख लें शाहिद इमरान साहब, 2005 के स्टेटमेंट उठा के देख लें, 2008 2010 से अभी तक वो वाहिद पॉलिटिशियन है जो जिन्होंने कंसिस्टेंटली वायलेंस को कंडेम किया है। और वो वायलेंस को कभी कंडोन नहीं करेंगे। वो वायलेंस के खुद शिकार, विक्टिम रहे हैं, वो कैसे वायलेंस को कंडोन करेंगे। वो वाहिद पर्सनैलिटी है जिनके पिछले 20-22 साल में कोई डिफरेंस नहीं आया है, कोई चेंज नहीं उनके इसमें आया है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, पहले वो डिसाइड कर लें। देखें क्या होता है कि कश्मीर जब आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बोलते हैं जी ये ABC टीम है। जब दिल्ली जाते हैं बोलते हैं ये मिलिटेंट है, ये अलबरक है, ये सेपरेटिस्ट है, ये फलाना है, ये फिस्ताना है। बात सिर्फ एक है, कश्मीर में वो किसी और खिते को, किसी वो जो वायलेंस में इन्वॉल्व लोग हैं उनको इंसाइट कर रहे हैं कि देखो जी ये A टीम है, B टीम है, फिर बोलते हैं कि ये एंटी मुस्लिम है। अब वो कितने मुस्लमान है उस पर मैं बात नहीं करना चाहूंगा, वो उनके घरों के मामले में डिस्कस। मुझे एक बार मुझे कंप्लीट करने दें, मुझे कंप्लीट करने दें। यहाँ पे आके बोलते हैं कि ये A टीम, B टीम, C टीम है, इंसाइट करते हैं वायलेंट लोगों को कि आके वो हम पे हिट करें। जब दिल्ली जाते हैं वहां बोलते हैं ये अलबरक है, ये मिलिटेंट है, ये सेपरेटिस्ट है। तो वहां के जो आप समझ ले, वहां पे इंसाइट करते हैं लोगों को कि आप इनको जरा जेलों में भरें, जरा इनको आप स्पेस क्यों दे रहे हैं, ये सियासत क्यों कर रहे हैं, इनको पॉलिटिक्स में आने क्यों दे रहे हैं, आप इनकी पॉलिटिकल दुकानें बंद करें, आप इनकी पॉलिटिक्स को बंद करें। तो पहले वो खुद, मुझे लगता है उमर साहब को एक मीटिंग मैं सजेस्ट करूंगा, एक बड़ा हम्बली सजेस्ट करूंगा, उमर साहब, फारूक साहब अपनी स्पोक्स पीपल की एक मीटिंग ले ले और उनको पहले जरा समझा दें कि क्या हम मिलिटेंट हैं या A टीम, B टीम, C टीम है।
क्या हम अलबरक हैं या हम ए टीम बी टीम सी टीम है? वो दोनों तो हम हो नहीं सकते हैं ना, आप खुद समझ लीजिए, दोनों तो हो नहीं सकते हैं। तो वो पहले जरा खुद डिसाइड करें कि वो हम क्या हैं। मैं आपको बता दूं, हम कश्मीरी टीम है। कश्मीरी टीम की वी विल, जैसे मैं इससे पहले आपको कह रहा था, हमें कश्मीरी जबान, हम कश्मीरी जबान में बात करते हैं, कश्मीरी खाना खाते हैं, कश्मीरी लिबास लगाते हैं, हमें हमारा कल्चर कश्मीरी है, हमारी हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो सोचने का तरीका है, और जो हमारे जो हमारे इंटरेस्ट है, हमारी पॉलिटिक्स, हम जो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, उस पॉलिटिक्स में कश्मीरी इंटरेस्ट, वी पुट कश्मीरी इंटरेस्ट एट द हार्ट ऑफ आवर पॉलिटिक्स, अनलाइक देम। हम एक अदनान कश्मीरी अशरफ टीम है, साहब, जैसे मैं इसको पहले कह रहा था आपको, जब इंशाल्लाह हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो ये सबको पता चलेगी कि हम किसकी टीम है। अदनान अशरफ साहब, उमर अब्दुल्ला साहब ने रिसेंटली पीएचईडी को खैराबाद किया और कहा कि आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स एंड ऑल, और लोगों ने बड़ा अपोज किया उसको। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम ये सीट भी नहीं देंगे पीडीपी को, साउथ कश्मीर की सीट भी नहीं देंगे, सेंट्रल कश्मीर की सीट भी नहीं देंगे। तो लोगों ने बड़ा अपोज किया, चूंकि बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने भी कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद रूहुल्लाह साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आ गया, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि यूनिटी शुड बी देयर, जिसके बरक्स आज, या जिसके हक में आज पीडीपी का एक बहुत बड़ा बयान आ गया। हमने वो ब्रेक की न्यूज, उन्होंने रूहुल्लाह साहब को कहा कि ये उमर अब्दुल्ला साहब और एनसी को सीखना चाहिए रूहुल्लाह साहब से कि किस तरह से ये इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, इसमें भी दोगलापना है, हिपोक्रेसी है। जब उमर साहब को पीएचडी की बात करनी होती है तब वो पीएचडी का मसला उठाते हैं। जब उन्होंने पीएचडी को एक तरीके से आप उसको डिसइंटीग्रेट जब उन्होंने पीडीपी को वहां से बाहर निकाला, जब उन्होंने सीट शेयरिंग पे कोई बात आगे नहीं करी, तो तब जब उनसे सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मैं पीएचडी का कोई ऑफिस बेयरर नहीं हूँ, कोई मेरा पोस्ट नहीं है पीएचडी में, तो मैं पीएचडी की बात नहीं कर सकता हूँ। देखिए, यही हिपोक्रेसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा रही है। जब उनको सूट करता है पीएचडी बोलना तब वो पीएचडी बोलते हैं, जब उनको सूट करता है, अब इलेक्शंस है, अब वो उनकी जो एक्चुअल इंटरेस्ट्स है वो कश्मीरियों की इंटरेस्ट्स नहीं है, उनकी इलेक्टोरल इंटरेस्ट्स है। अब जब इलेक्शंस की बात आई तो वो अब पीएचडी के कोई ऑफिस बेयरर नहीं है, उनको पीएचडी में कोई सीट शेयरिंग नहीं चाहिए। वो ऐसे बात करते हैं, इतने एरोगेंटली बात करते हैं जैसे उन्होंने लास्ट टाइम साउथ कश्मीर की सीट कोई लाखों वोट से जीती हो। मुझे नहीं लगता 5-8 हजार वोट से ज्यादा डिफरेंस रहा हो। अगर वो सच में कश्मीरियों या पीएचडी में कन्विंस थे, अगर वो उनको सच में ये लगता था कि पीएचडी ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से हम कश्मीरियों की इंटरेस्ट की बात या सेफ गार्ड कर सकते थे, तो एक सीट उनको शेयर करने में क्या प्रॉब्लम थी? क्या उनके लिए एक पार्लियामेंट की सीट ज्यादा अहमियत रखती है या कश्मीरियों का इंटरेस्ट अहमियत रखता है? आप खुद डिसाइड कीजिए ना, मैं नहीं बोलूंगा, आपके व्यूवर्स खुद डिसाइड जरा करें। जब तक 2019, 2020 से 2024 तक कोई इलेक्शन की बात नहीं थी तब तक वो पीएचडी की बात करते थे। अब जब इलेक्शंस की बात आई, जब सीट शेयरिंग की बात आई, तो अब वो अपने पार्टी के इंटरेस्ट की बात करते हैं अपने वर्कर्स की इंटरेस्ट की बात करते हैं, एक सीट शेयर नहीं करना चाहते हैं। देखिए, हमने ये जो पीएचडी का रियल फेस है ना, वो हमने डीडीसी इलेक्शंस में देखा था। जब हमने डीडीसी इलेक्शंस एक साथ लड़े थे, हम भी तब पीएचडी का हिस्सा थे। और बड़ा, मतलब मैं ये आपको वसूख से बात कर सकता हूँ, हम दिलो जान से पीएचडी का हिस्सा थे। हम ये चाहते थे कि ये प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो, इस प्लेटफॉर्म से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते थे, इस प्लेटफॉर्म से हम कश्मीरियों के इंटरेस्ट की रियल में सेफ गार्ड कर सकते थे। लेकिन जब डीडीसी इलेक्शन हुए, डीडीसी तो एक मामूली इलेक्शन था, वो तो पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं था। तो क्या हुआ जी, जब इलेक्शन हुए डीडीसी के, तब जब जो सीटें हमने 10 सीटें ली है, हम 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शंस में सेकंड हाईएस्ट वोट गेटर्स थे कश्मीर डिवीजन में, पीडीपी 3rd नंबर पे थी, लेकिन हमने सिर्फ 10 सीटें ली, हमें सिर्फ 10 सीटें दी गई। अब जब हमने वो 10 सीटें भी ली तो हमारा मुकाबला कोई बीजेपी के साथ नहीं था, ना ही हमारा मुकाबला कोई किसी और जमात के साथ था। हमारा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के साथ था। जो सीटें इन्होंने अपने अलायंस पार्टनर्स में भी शेयर की थी, उन सीटों में भी इन्होंने अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उठाए थे।
तो हमें तभी समझ आ गया था, सजाद लोन साहब को तभी समझ आ गया था कि ये पीएचडी कोई कश्मीरियों के लिए नहीं बना गया है। ये पीएचडी सिर्फ एक मकसद के लिए बना गया है, टू सिक्योर, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट्स ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ पॉलिटिकल पार्टी। ये एक इलेक्टोरल अलायंस के हिसाब से वो यूज करना चाहते थे, एक प्रेशर ग्रुप के हिसाब से दिल्ली के खिलाफ यूज करना चाहते थे, सिर्फ अपने इलेक्टोरल इंटरेस्ट्स के लिए। अगर कश्मीरियों की बात वहां पे होती तो आप देखते ना ही पीडीपी उनके खिलाफ ये बयान देती और ना ही हम पीएचडी से निकल गए होते। तो पीएचडी हमेशा हर जब से पीएचडी बना है तो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद रहा है पीएचडी का, कि वो अपने इलेक्टोरल इंटरेस्ट्स को सिक्योर सेफगार्ड करे। साहब, I won't take your और much जब time. Last अब आपने रूला जी, साहब जी. की बात करी। रूला साहब ने, मैं कल देख रहा था बडगाम के कोई कन्वेंशन में थे, तो वो स्टेज पे उमर अब्दुल्ला साहब भी बैठे थे, तो वो बड़ा यूनिटी के बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें सीट शेयरिंग करनी चाहिए। तो वो किसको कह रहे थे? लोगों को। अरे बंद कमरे में उमर अब्दुल्ला साहब को बोले ना, तो किसको लेक्चर दे रहे थे आप मुझे बताओ ना। मैं तो यही कह रहा हूं, आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिपोक्रेसी देखो आप। वो स्टेज पे आके लोगों को ये सरमनाइज कर रहे हैं कि हमें इकट्ठा होना चाहिए, जबकि उनके वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब उनके बगल में बैठे थे, जो इस अलायंस के बिल्कुल खिलाफ है। अगर रूला साहब को ये बात, अगर वो सच में उस बात पे कन्विंस्ड है, अगर उनको सही में ये लगता है कि यूनिटी इज द ओनली वे फॉरवर्ड, तो या तो वो अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब को समझाए, या तो वो अपनी पार्टी को छोड़ दें, क्योंकि हिपोक्रेसी इतनी तो नहीं चलेगी ना। My last question, Adnan Ashraf Saab, I won't take your much time. My sources tell me that Umar Abdullah is giving second thought to fight from North Kashmir. But there are so many other options. Chaudhry साहब हैं, और इनके कैसर जमशीद साहब हैं, और रोहुल्ला साहब हैं. तो आपको सूट कौन करता है? Because I heard Umar Abdullah साहब have certain apprehensions regarding North Kashmir. So you can better, make us understand. देखिए, वो उनके इंटरनल मैटर्स हैं, हमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका कैंडिडेट कौन है। हम कॉन्फिडेंट है, हम अपने लोगों के पास जा रहे हैं, इवेंचुअली लोगों ने वोट डालने हैं। हमें ये उनकी इंटरनल मैटर्स पे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कैंडिडेट चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हो या कोई और साहब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह हमें ये पूरा उम्मीद है, सबसे पहले अल्लाह ताला पे उम्मीद है, उसके बाद कश्मीर के लोगों पे उम्मीद है कि वो इस बारी पूरे होशो हवास में, पूरे पिछले 70 साल की 40 साल की हिस्ट्री को मद्देनजर रख के, उन्होंने पिछले 8-10 एमपीज को वहां पे भेजा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी परफॉर्मेंस को एसेस करके, और ये देख के कि कौन किस लीडर, किस पार्टी के कोर, किसके हार्ट पे कश्मीरी का इंटरेस्ट बसता है, वो सब कुछ देख के वो इंशाल्लाह वोट करेंगे। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो कैंडिडेट फिर उमर साहब हो या कोई और साहब हो। हम कॉन्फिडेंट है, हमें अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है, लोगों पे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह ये जो आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शंस है, इसमें इंशाल्लाह जो नॉर्थ कश्मीर के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, बडगाम, बारामूला, बांडीपोरा, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं, वो इस बार उन्होंने अपना मन बना लिया है। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इस बारी यहाँ हमारा वोट, उनका वोट सजाद गनी लोन साहब को जाएगा। इस बारी अगर कोई पार्लियामेंट मेंबर, अगर इस बारी जो पार्लियामेंट मेंबर को वो भेजना चाहते हैं, वो उनकी बात करें, वो उनकी एस्पिरेशंस पे, वो उनकी पेन की, वो उनके हालात की, पिछले 40-50 साल उनके हालात की बात करें, और उनको ये समझ आ गया है कि सजाद गनी लोन साहब के अलावा इस नॉर्थ कश्मीर में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कश्मीरियों की बात पार्लियामेंट में रखेगा। हम पूरी उम्मीद है, हमारा सबसे पहले भरोसा अल्लाह ताला पे है, फिर नॉर्थ कश्मीर के लोगों पे है। And North Kashmir, particularly Kupwara, deserves a Laladet type hospital also, AIMS type hospital also, and I hope that your candidate will definitely इंशाल्लाह। आप शाहिद साहब, आपने आप एम्स की बात की, हॉस्पिटल की बात की, ये तो वैसे डिस्कशन का हिस्सा नहीं था। आप जाए ना, हंदवारा जाए, वहां पे मेडिकल कॉलेज, जीएमसी सजाद लोन साहब की 2.5 साल की हुकूमत में, हालांकि वो एक
वो कुपवारा की बात कर रहा हूँ। वो एक एनिमल हस्बेंड्री और सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए ना जरा, जीएमसी वहां पे उन्होंने लाया है, बायोटेक पार्क लाई है, बंगस रोड जो बंगस कॉरिडोर है उसका इनिशिएशन हुआ है, अभी बंगस में टूरिज्म हो रहा है, कॉलेजेस सड़कें वगैरह उनकी तो हम बात भी नहीं करें। तो जो सबसे बड़े काम है, जो कुपवारा की डिस्ट्रिक्ट के लोगों को श्रीनगर आना पड़ता था, बारामूला जाना पड़ता था, वहां पे जो बीमार होते थे, जिनको इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती थी, उनको श्रीनगर आना पड़ता था, 3 घंटे का सफर है। उसके बाद स्किम्स पहुंचे या सोवरा या स्टेट हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पे 2-3 घंटा लाइन में रहना पड़ता था, तब तक डॉक्टर साहब निकल गए होते थे। तो कुपवारा में 2 साल में उन्होंने इतनी, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये हंदवाड़ा में तो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये जीएमसी, बट पूरे डिस्ट्रिक्ट को उनको उससे फायदा मिलेगा। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के लिए जितना काम सजाद लोन साहब ने पिछले 2.5 साल में किया है अपनी हुकूमत में, उतना आप देख लें, आप एसेस कर लें, इंडिपेंडेंटली एसेस कर लें, पिछले 40 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमतों ने नहीं करा। चलिए, आई वुड लव टू स्पेंड अ डे विद योर कैंडिडेट सज्जाद गनी लोन, अ डे विद सज्जाद लोन इन नॉर्थ कश्मीर। थैंक यू सो मच अदनान अशरफ साहब फॉर joining me on this show. Thanks a lot, and thanks viewers Thank for you. watching this show on Kashmir Crown.